सासू माँ शारदा सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रही थी पुलिस स्टेशन में। ऑर्डर था कि उसके इलाके में सट्टेबाजी या फिर मुर्गे की लड़ाई ना हो। उस बात पे उसने नजर भी रखी थी। ये त्योहार आता है ना तो बस सत्यानाश, दिन रात बस इसी में लगा रहना पड़ता है। पता नहीं कब मुर्गे की लड़ाई सट्टेबाजी शुरू हो जाए। समझ में ही नहीं आता, एक गांव के लिए तो पुलिस स्टेशन नहीं है ना कि नजर रखे और जाके पकड़ ले। जब वो ऐसा सोच ही रही थी तभी बहुरानी अनामिका उसी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पे ज्वाइनिंग ऑर्डर लेकर पहुंचती है। वहाँ सासू माँ शारदा को देखकर अनामिका खुश हो जाती है। सासू माँ, आप इस पुलिस स्टेशन में क्यों हैं? अगर पोस्ट ऑफिस में होती तो अच्छा होता। वाह सासू माँ, पुलिस की फिल्में देख देख के आजकल आप पंचेस भी दे रही है। ये कहकर वो अपना ऑर्डर दिखाती है। शारदा उन ऑर्डर्स को देखकर कहने लगती है, यहाँ मैं सीआई हूँ और तुम एसआई हो, मतलब मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। क्या कह रही है सासू माँ? आप इतनी नाटी है, आप मेरी बॉस कैसे बन सकती है? मजाक मत कीजिए। अगर तुम मुझे नाटा और मोटी कही तो 420 में अंदर कर दूंगी। क्या सासू माँ, आप जेल में डाल देंगी? मैं चूहा हूँ क्या? पुलिस ड्रेस में मैं शेरनी हूँ। हाँ हाँ, देखते हैं बच्ची हो क्या शेरनी हो। पहले पुलिस स्टेशन में सैल्यूट तो करो। अनामिका सासू माँ को सैल्यूट करती है। ओहो, अब तो मुझे आपको मैडम कहना होगा ना। सासू माँ को देखकर मैं तो आपको मैडम कहना भूल ही गई थी। अभी संक्रांति का वक्त है, जुआ और मुर्गा लड़ाई चारों तरफ चलता रहता है। कितना सट्टाबाजी? क्या मैं इस मामले की जांच करूं मैडम? जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो अनामिका। कहिए मैडम। जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, मुर्गों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें हम जेल में डाल देंगे। यही ऑर्डर है। किसे मिला मैडम? और किसे अनामिका? मुझे मिली है। तो आप ही जाइए ना मैडम, मुझे बैठ के पुदीना छिलना है। सासू माँ ने मुझे कहा है कि पुदीना चटनी बनाने के लिए, अगर नहीं बनाई तो उन्होंने धमकी दी है कि वो मुझे लॉकअप में डाल देंगी। सुनो अनामिका, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा किचन नहीं। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें यहाँ का केसेस और फाइल्स देखना होगा। पुदीना धनिया पत्ता नहीं छिल सकती। मेरे पास केस के नाम से बस सूटकेस है जिसमें हम कपड़े रख सकते हैं मैडम। और अगर इशू की बात करें तो इससे पहले मेरे पास एक दांत का इशू था मैडम। दवाई लगा के सब ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं मैडम। केस मतलब तुम्हारा सूटकेस नहीं, और ना ही इशू मतलब तुम्हारे हेल्थ इश्यूज। कम ऑन मैडम, मैं जाने बगैर फिर ऐसा ही कैसे हो गई? देखो अनामिका, अगर तुम मुझे बताती हो कि हम सट्टेबाजों को कैसे पकड़े, मुर्गा लड़ाने वाले को कैसे पकड़े, तो मैं तुम्हें एक नेकलेस दूंगी। नेकलेस का इशू बगल में रखिए मैडम, पर अगर हम उन लोगों को सट्टेबाजी या फिर मुर्गा लड़ाई का इफेक्ट बताएं तो शायद हो सकता है उनमें कुछ बदलाव आ सके। कैसे अनामिका, ये बदलाव कैसे लाए? बहुत आसान है मैडम। बुजुर्ग कहते हैं कि कांटे को हमें कांटे से ही निकालना चाहिए। अगर हम भेष बदल के जहाँ सट्टा होता है या फिर मुर्गे की लड़ाई होता है वहाँ जाते हैं तो हम असल चोर को तुरंत पकड़ सकते हैं। ये सुनकर सीआई शारदा को तरकीब बहुत अच्छी लगती है। फिर देर न करते हुए शारदा अनामिका अपनी पुलिस के ड्रेस को बदल के सट्टेबाजों के पोशाक में शारदा एक सफेद मुर्गा और अनामिका एक काला मुर्गा लेकर एक गांव में घुस जाती है। फिर एक जगह खड़े होकर वो सट्टा लगाने लगती है। उनकी बातें सुनकर वे ग्रामीण जो सट्टेबाजी में रुचि रखते थे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बड़े भाई, छोटे भाई, मैंने अपने काले मुर्गे पे 5000 का शर्त लगाई है। जिन्हें लगता है कि मेरा काला मुर्गा जीतेगा तो चलो हम खेल शुरू करते हैं। मेरे सट्टेबाज भाइयों, मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं मेरे इस जीतने वाले सफेद मुर्गे पे। मुझे और मेरे मुर्गे को देखकर फैसला लीजिए। सोच लीजिए कहाँ से पैसे मिलेंगे। मोटा मुर्गा उड़ नहीं सकता और न ही खेल सकता है, और जब खेलेगा ही नहीं तो जीतेगा क्या? आइए, मेरा मुर्गा जरूर जीतेगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, दुगना आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह सास बहू जोर जोर से कहती है। उनकी बातें सुन के कुछ गाँव वाले सासू माँ के सफेद मुर्गे पे सट्टा लगाते हैं और कुछ लोग अनामिका के काले मुर्गे पे। जब सास बहू पैसे इकट्ठा कर ही रहे थे तभी अचानक से पुलिस आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। वो देखकर एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहता है, भागो, ये महिलाएं पुलिस है, भेष बदल के यहाँ आई है। ये सुनकर गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। तभी शारदा एक माइक उठा के जल्दी से कहने लगती है,
कोई यहाँ से भागेगा नहीं। अगर कोई भागा तो मैं एक एक को पकड़ के जेल में डाल दूंगी। याद रखना, सब यहाँ पे आओ। इस तरह कहती है तो सभी लोग ये सुनकर वहाँ आके फिर से खड़े हो जाते हैं। त्योहार मतलब दोस्त रिश्तेदारों के साथ मिलजुल के उत्सव मनाना, ना कि एक रो रहा है और बाकी लोग उत्सव मना रहे हैं। जब शारदा ये सब कह रही थी, सभी लोग वहाँ खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद शारदा फिर से कहने लगती है, कभी तुम लोगों ने सोचा है इन मुर्गों की सट्टेबाजी से लोगों पर कितना खराब प्रभाव पड़ता है? सट्टा जीतने वाले का परिवार उत्सव मनाता है और हारने वाले का परिवार दुख मनाता है। जीतने वाले का परिवार अच्छा खाना पकाता है, उत्सव मनाता है, और हारने वाले का परिवार उधार लेके जहर मांग के वो जहर जाके पी लेते हैं। परिवार बच्चे सबको छोड़ के चले जाते हैं और उसके पीछे वजह है ये सट्टेबाजी। शारदा की ये बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर अनामिका माइक ले लेती है और वहाँ खड़े लोगों को बहुत ही खास बात बताती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप मुर्गों के पैर में छुरी या प्लेट बांध देते हैं। हमें मामूली सी चोट लगती है तो कितना ज्यादा दर्द होता है। हमारे पास जुबान है, हम तो कह भी सकते हैं, पर वो मुर्गे वो तो बेजुबान है। चाकू और प्लेट से उनके पैर कट जाते हैं, उन्हें कितना दर्द होता है। कभी इस बारे में सोचा है आपने? अनामिका ने इस तरह से उन्हें समझाया। मुर्गों की सट्टेबाजी के कारण मुर्गों का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ उसका जुर्माना ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। मुर्गों के साथ साथ ग्रामीणों को भी बहुत दुख सहना पड़ता है। इस तरह से सास बहू ने सभी ग्रामीणों को विस्तार से परिणामों के बारे में एक एक करके बताया। उनकी बातों को समझते हुए गांव वालों ने फैसला लिया कि अब से उस गांव में सट्टाबाजी होने नहीं देंगे। सभी ने एक साथ मिलकर वादा किया कि वो कभी सट्टेबाजी नहीं करेंगे। सरपंच जी ने भी पुष्टि की कि उनके गांव में अब से मुर्गा लड़ाई पे रोक लगा दी जाएगी। ये सुनने के बाद सास बहू खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। सिर्फ उस गांव में नहीं, बल्कि उस सर्कल के सभी गांव में पुलिस अधिकारी सास बहू मिलके सट्टेबाजी और मुर्गों की लड़ाई की प्रदर्शन करते हुए सच्चाई को सभी तक पहुंचाया। गरीब बहुरानी अनामिका फूलों के बगीचे के बीच में एक बेंच में बैठकर यही सोच रही थी कि अपने परिवार को वो कैसे पालेगी। तभी वो मनी मन कहती है, अगर सिर्फ वो काम करेंगे तो परिवार चलाना मुश्किल है। सासू माँ, ससुर जी, 2 बच्चे, मैं, हम 5 लोग कुल मिला के। बैठ के खाने में अच्छा लगता है पर बहुत मुश्किल है। पर मैं उन्हें किसी तरह मदद भी तो नहीं कर रही हूँ। मुझे करना चाहिए। हाँ, मैं करूँगी। अनामिका जब ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसके पति रमेश उसके पास आते हैं। वो देखते हैं कि अनामिका दुखी होके कुछ सोच रही है गंभीरता से। क्या हुआ अनामिका? ऐसे अकेले अकेले दुखी होके बैठकर तुम क्या सोच रही हो? आप यहाँ? आप इतने जल्दी आ गए? अभी तो सुबह काम पे गए थे। आज बाजार में किसी ने मुझे कुछ काम नहीं दिया अनामिका, इसीलिए मैं अब तक वहाँ बैठा हुआ था। इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए, पर किसी ने मुझे बुलाया नहीं। पता नहीं आज आप सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठे। हर दिन अच्छी किस्मत हो ऐसा मुमकिन नहीं ना। कभी कभी बुरी किस्मत हो जाती है, शायद इसीलिए लोगों की नजर हम पे नहीं पड़ी। वो तो ठीक है अनामिका, पर ये बताओ तुम यहाँ पे दुखी होकर क्यों बैठी हो? वही तो कहना था। सिर्फ आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और हम 5 बैठ के खा रहे हैं। रात में जो कमा के ला रहे हैं, सुबह होते ना होते सब खत्म हो जा रहा है। माँ, पिताजी बुजुर्ग है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं कब समय किधर बदल जाए, कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं ना। हाँ अनामिका, पर कर भी क्या सकते हैं। माता पिता ने पाल पोस के मुझे इतना बड़ा किया, हम दोनों मिले, फिर हमारे बच्चे पैदा हुए। अब मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे सकता। मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ कि जब तक मेरे में शक्ति है तुम लोगों का ध्यान रखूंगा, रक्षा करूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप हमारी रक्षा करेंगे। पर हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, भविष्य के लिए हमें कुछ बचाना चाहिए। वैसा करना तो अच्छा रहेगा अनामिका, पर हमारे पास उतने पैसे हैं क्या जो हम बचा सके? तुम ही बताओ। नहीं, पर अगर आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूं तो हम जरूर कुछ बचा लेंगे। क्या तुम काम करोगी अनामिका? क्या काम करोगी तुम? हाँ, मेरे तरह तुम मजदूरी करोगी क्या? या फिर टोकरी में 15 ईंटा लेकर 2-3 तल्ला ऊपर चढ़ोगी? बताओ।
क्या कहा? मतलब एक टोकरी में 15 ईंटा लेकर 2-3 तल्ला चढ़ना पड़ता है? आप हर दिन यही काम मजदूरी में करते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है अनामिका, मजदूरी का मतलब बैठे बैठे काम नहीं होता है। वो जो कहते हैं वही करना होता है। जितना तुम उठा सकते हो वो उठा के ले जाना होता है और उस काम के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं। बाप रे, इतना भारी काम मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए 2-2 बार तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हें भार ना उठाने को। ये बात पता है ना? उन्हें क्या पता हमारे परिवार की क्या परिस्थिति है। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनकर रमेश भी बिना कुछ कहे हुए उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के घर चला जाता है। अनामिका वहाँ अकेले बैठ कर सोचने लगती है। काफी देर सोचने के बाद अनामिका के सामने लगे हुए पेड़ों पर उसे रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। बस उसके बाद फूलों के पौधे बेचने की तरकीब उसके दिमाग में आई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर वो मनी मन कहने लगी, फूलों का पौधा बेचना अच्छा रहेगा, पर कैसे मैं बेचूं? ठेले में रखकर अगर बेचना है तो उसके लिए एक ठेला गाड़ी चाहिए। ठेला गाड़ी मुझे कैसे मिलेगा? ये मैं नारियल बेचने वाले भैया से पूछती हूँ। सोचते सोचते जब वो जा रही थी तभी उसे घर के सामने एक पुरानी सी साइकिल दिखती है। ओफो, मुझे लगता है मैंने कितनी बार इस साइकिल को हटाने को कहा होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यही साइकिल मुझे मदद कर सकती है। ये सोचते हुए उस पुरानी साइकिल के पास जाती है और उस साइकिल को साफ करती है। पास के ही एक साइकिल की दुकान पे उसे ले जाती है और छोटी मोटी रिपेयर करवाती है। मरम्मत के बाद वो पुरानी साइकिल फिर से चलने लगती है। लेकिन सासू माँ शारदा ये नहीं समझ पाती है कि बहू कर क्या रही है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश नाश्ता लेकर कूली का काम करने के लिए बाजार की तरफ जा ही रहा था कि उसे घर के सामने वो साइकिल दिखती है। सोचा कि अनामिका बच्चों के लिए मरम्मत कराई है, पर उसने रमेश को बताया नहीं। थोड़ी देर के बाद अनामिका घर का सारा काम काज खत्म करके, खाना पका के, बच्चों को स्कूल भेज के, घर के सामने वाले कुत्ते को खाना देकर फिर सास ससुर के पास आती है। सासू माँ, उनकी कमाई से हमारा घर ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसीलिए इस साइकिल से मैं शहर जाके फूलों के पौधे बेचूंगी। तुरंत शारदा उसकी बातों पर मंजूरी दे देती है। फिर देर ना करते हुए वो फूलों के पौधे लेकर साइकिल में रख के वो पास के ही शहर में बेचने चली जाती है। फूलों के पौधे ले लीजिए बाबू, ले लीजिए। गुलाब के पौधे, गेंदा के पौधे, चंद्रमल्लिका सब मिलेंगे ताजे ताजे। इस तरह अनामिका चिल्लाते हुए साइकिल से फूलों के पौधे बेच रही थी। उस दिन अनामिका की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसके सारे फूलों के पौधे बिक जाते हैं। अब चूंकि अनामिका के फूलों के सारे पौधे बिक चुके थे, इसीलिए अनामिका बहुत खुश थी। उस रात रमेश के लौट आने के बाद दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। फिर दोनों एक साथ जाके एक खटिया में बैठते हैं। फिर अनामिका ने जो दिन भर में कमाया था वो पैसे वो रमेश को देती है। ये देखकर रमेश कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खुश होना चाहिए कि मेरी पत्नी कमा रही है फूल बेचकर अपने पति से भी ज्यादा, या फिर दुखी होना चाहिए कि कड़कती धूप में तुम साइकिल से फूलों के पौधे बेच रही हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैंने तो आपसे कहा नहीं कि मैं फूलों के पौधे बेच रही हूँ। मैंने शहर में जब बिल्डिंग में कूली का काम कर रहा था तुम्हें फूल बेचते हुए देखा था अनामिका। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हर चीज में आधा हिस्सा है मेरा। आपके साथ खुशियाँ बांटी हूँ और अब आपका कष्ट भी बांट रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अभी लोग फूलों के पौधे मांग रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों तक फूलों के पौधे बेचूंगी, फिर बाद में थोड़े पैसे इकट्ठा होंगे तो नर्सरी खोल दूंगी जो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको कूली के काम के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है अनामिका, चलो अब हम साथ में मिलके करते हैं। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका साइकिल से फूलों के पौधे बेचती है। जो पैसे वहाँ से कमाती है उससे वो शारदा नर्सरी नाम का एक नर्सरी खोलती है। पौधों को बेचकर जो पैसे कमाते हैं उससे सभी लोग मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराती है, सास ससुर का अच्छे से देखभाल करती है और पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।